ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 5 CPT, जो कि हमारा टॉपिक है नाउ पल्मोनरी कॉजेज़ ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो पल्मोनरी कॉजेज़ डैट इज़ IDF, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF सॉरी। इसको 3 और नाम है, डैट इज़ क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिंग अल्वेलाइटिस, नेक्स्ट इज़ इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिच सिंड्रोम। तो हमारे इसके 3 नाम हो गए, साइटो क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिंग एल्वेलाइटिस, इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस और हैमन रिच सिंड्रोम। ह्यूमन रिच मैंने इसको बोल दिया था, सॉरी। तो ये हमारे पास इसके 3 नाम हो गए। उसके अलावा IPF नाम है इसका। ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है कंपोनेंट्स ऑफ एल्वेलर वॉल, जिसमें एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, सेलुलर, नॉन सेलुलर और कैपिलरी नेटवर्क, ये सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारे पास दो सेल हो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए और एक नेटवर्क हो गया। एपिथेलियल, एंडोथेलियल, सेलुलर, नॉन सेलुलर कंपोनेंट और हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क, ये इन्वॉल्व हो जाता है। और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो कि एल्वेलाई को इन्वॉल्व कर ले, डैट इज़ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसकी जो एटियोलॉजी होती है वो हमारे पास वायरल, जेनेटिक, इम्यून सिस्टम और कॉम्बिनेशन हो सकती है किसी का। वायरल टाइप, जेनेटिक की वजह से इम्यून सिस्टम, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी, हमारे पास 2 मेजर पैथोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस के। एक हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है इन एल्वेलर वॉल, जिसे हम एल्वेलाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज स्कारिंग एंड फाइब्रोटिक प्रोसेस, जो थॉट टू बी सेकेंडरी टू द एक्टिव इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसमें हमारे पास क्या हो सकती है, इसमें हमारे पास स्कारिंग हो सकती है, इसमें हमारे पास फाइब्रोटिक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, और इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है एल्वेलर वॉल की। तो हमारे पास एल्वेलाइटिस हो सकता है। तो इन्फ्लेमेशन हो गई, स्कारिंग हो गई, फाइब्रोटिक प्रोसेस हो गया, डैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास। इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस की बात करते हैं। चेंजेस जो होती हैं वो कंबाइन करती हैं टू डिक्रीज लंग कंप्लायंस, डिक्रीज लंग वॉल्यूम्स, और V और P की जो रेशो है मिसमैच करते हुए ये इंक्रीज़ हो जाती है। वेंटिलेशन होती है, परफ्यूजन नहीं होती, तो अल्टीमेटली रेशो इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आर्टीरियल प्रेशर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इंक्रीजिंग वर्क हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का काम बढ़ जाता है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग हो जाता है, इंक्रीज कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्योंकि ज़्यादा काम ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उसके अलावा डिक्रीज फंक्शनल कैपेसिटी हो जाती है। तो ये सारी चेंजेस होते हैं, जिसमें डिक्रीज़ क्या क्या हो रहा है हमारे पास, लंग कंप्लायंस, लंग वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया, ठीक है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी और फंक्शनल कैपेसिटी। तो लंग की 2 चीज़ें, लंग की कंप्लायंस, लंग के वॉल्यूम ये कम हो रहे हैं, सरफेस एरिया कम हो रहा है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम हो रही है, और फंक्शनल कैपेसिटी, ये सब चीज़ें कम हो रही हैं। जो ज़्यादा हो रही हैं डैट इज़ V और P, हमारे पास जो रेशो है वो ज़्यादा, V over Q रेशो ज़्यादा हो रही है हमारे पास। पल्मोनरी एट्रियल प्रेशर जो हमारे पास है वो ज़्यादा हो रहा है हमारे पास, और राइट वेंट्रिकल को जितना काम करना पड़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो रहा है, और कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। सो ये हो गया। चेस्ट का रेडियोग्राफ लिया जाए तो हमें पता चलता है जनाब साहब, इसमें रेटिकुलर न्यूड्यूलर पैटर्न्स बन चुके हैं दोनों लंग्स के अंदर, IPF के केस में, और इसमें एबनॉर्मल मार्किंग्स जो होती हैं वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। और ये देखो, ये एबनॉर्मल मार्किंग्स हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, पर ये सारी एबनॉर्मल मार्किंग्स जो होना शुरू हो गई हैं। फिर हम इसके लिए HRCT करते हैं। HRCT से हमें एरियाज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन और सेलुलरिटी पता चल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि यार ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। अब ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है ना, इसको तो जनाब याद रख लेना। ये जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है ये किस लिए है, ये IPF के लिए है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए है। फाइब्रोसिंग और सिस्टिक चेंजेस आ जाती हैं लंग के अंदर। अब ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस को उसने बताया हुआ है कि इसमें होता क्या है कि ग्राउंड ग्लास रिवर्सिबिलिटी, लुक एट द एयरवेज, तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ जाती है हमारे पास। हनी कॉम्बिंग एडवांस केसेस हैं, एडवांस स्टेजेस के अंदर हनी कॉम्बिंग हो जाती है। छोटे छोटे ऐसे ये इस तरह से ना, हनी कॉम में जैसे छोटे छोटे उसके हनी कॉम के होते हैं, तो वैसे बनना शुरू हो जाते हैं, ये एडवांस स्टेजेस होती हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोलोन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, ये MCQ है पढ़ा कि जनाब कौन सी ड्रग होती है IPF के लिए, डैट इज साइक्लोफॉस्फामाइड और एजाथायोप्राइन। ये हमारे पास 2 ड्रग्स हो गई। सपोर्टिव मेजर्स में स्मोकिंग छोड़ दो, एडिक्वेट ऑक्सीजन वेंटिलेशन
सर्कुलेशन को मेंटेन रखो, अच्छी न्यूट्रिशन करो, एग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन करो, लंग ट्रांसप्लांट सबसे लास्ट में जो क्रॉनिक हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है डैट एज हमारे पास कोलबर्गर न्यूमोकोनियोसिस। कोलबर्गर न्यूमोकोनियोसिस में हमने कहा कि ये CWP इसको कहते हैं, ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है जो कि ऑक्यूपेशनल न्यूमोकोनियोसिस होता है, इनहेलेशन ऑफ कोल्ड डस्ट जो अंडरमाइन कोल्स के अंदर काम करते हैं। मोस्ट कॉमनली इसे सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में डिवाइड करते हैं। एटियोलॉजी ये है रिपीटेड इनहेल करना कोल की डस्ट को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम 10 से 12 साल, अंडरग्राउंड वर्क एक्सपोजर, तो CWP हो जाता है। फॉर द सिंपल CWP 10 से 12 साल जिसने काम किया है अंडर माइनिंग कॉल में, तो उसे कॉल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस कौन सा वाला होता है? सिंपल वाला होता है, ये सिंपल वाला। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। फोकल कलेक्शन ऑफ कोल्ड डस्ट विद लिटल टिश्यू रिएक्शन आइदर इन टर्म्स ऑफ सेलुलर इन्फ्लेशन या फाइब्रोसिस, तो इनका स्पूटम ब्लैक हो सकता है। कोल्ड मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड एट डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे हमें नज़र आता है और फोकल एम्फाइसीमा के तौर पे नज़र आता है। इसमें लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं और होमोजेनिसली पिगमेंटेड हो जाते हैं, फर्म लेकिन फाइब्रोटिक नहीं होते। मैकेनिज्म जो होता है प्रोग्रेशन ऑफ कोलबर्गर न्यूमोकोनियोसिस जो हमें मिलता है इसमें अननोन है, कॉम्प्लिकेटेड अननोन है। सजेस्ट किया जाता है सिंपल जो हमारे पास कोलबर्गर न्यूमोकोनियोसिस है ये प्रोग्रेस करते हैं और कंबाइन करते हैं इन्फेक्शन, सिलिकोसिस, TB, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म्स और इन सब से कंबाइन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, कार्पोमिनल और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमारे पास पायरोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ऑफन नॉर्मल और स्लाइटली रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी हो सकती है, रिड्यूस रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी और FRC फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम, ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी रिड्यूस हो जाती हैं। तो वाइटल कैपेसिटी इसमें चली गई, ठीक है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम लंग के अंदर पड़ा होता है वो भी चला गया, टोटल लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो गई, लंग वॉल्यूम कम हो गया, लंग कंप्लाइंस कम हो गया। तो ओवरऑल जो हमारा ये जो टाइडल वॉल्यूम होना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होना और यहाँ से हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होना, इन दोनों को मिला के FRC बनता है वो होना, और इस सब को मिला के हमारा वाइटल कैपेसिटी बनता है वो होना, और ये सारी चीज़ें मिला के टोटल लंग कैपेसिटी होना और ओवरऑल कंप्लाइंस होना, ये सब कुछ हमारा क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में होता ही यही है कि सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट, डिस्पनिया, कोर पल्मोनल, ये वाली चीज़ें बढ़ती हैं सिर्फ। और चेस्ट रेडियोग्राफ लिया जाए तो सिंपल में हमें स्मॉल नोड्यूल्स मिलते हैं 1 to 5 मिलीमीटर ऑफ साइज़ के मिलते हैं, अपर और मिडल लोब्स के अंदर मिलता है, एम्फाइसीमा अराउंड द नोड्यूल्स होता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड CWP है इसमें ओपेसिटीज ऑफ ब्लैक फाइब्रस टिश्यू मिलता है, पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ अपर लोब्स और सुपीरियर सेगमेंट्स ऑफ लोअर लोब में मिलता है। तो अपर लोब के हमें पोस्टीरियर सेगमेंट मिलता है और हमें लोअर लोब के सुपीरियर सेगमेंट मिलता है, यानी कि समझो ये हमारे पास अपर लोब लोअर लोब लंग लेफ़्ट के तो दो ही होते हैं ना, तो हमारे जो अपर लोब है उसका ये वाला नीचे वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये इन्वॉल्व हो गया, और जो लोअर लोब है उसका हमारा ऊपर वाला एरिया इन्वॉल्व हो गया। लोअर का अपर और अपर का लोअर एरिया, पोस्टीरियर एरिया उसका सुपीरियर एरिया, तो इसका अपर का पोस्टीरियर एरिया और लोअर का सुपीरियर एरिया ये इन्वॉल्व हो गए हैं क्या नाम है कॉम्प्लिकेटेड CWP के अंदर, और सिंपल के अंदर 1 से 5 मिलीमीटर के हमें नोड्यूल्स मिलते हैं और कुछ जगहों पे एम्फाइसीमा मिलता है हमें। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियोवास्कुलर आते हैं कि इसमें फाइब्रोटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, कोर पल्मोनल होने के चांसेस होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिर जाता है, ब्रेथ साउंड्स देखें सिंपल के अंदर डिमिनिश ब्रेथ साउंड्स होते हैं, क्रॉनिक के अंदर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड जो CWP है उसके अंदर एबनॉर्मल ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स होते हैं जो कंप्रेस कर रहे होते हैं एटिलेक्टिक एरियाज़ को, तो यहाँ सिंपल डिमिनिश ब्रेथ है, यहाँ पे एटिलेक्टिक एरियाज़ जो होते हैं उनको मज़ीद कंप्रेस कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमें 2 डायग्राम्स दिखाई हुई हैं, इससे हमें पता चल रहा है वो फैला हुआ सारा। तो अपर लोब का पोस्टीरियर सेगमेंट था और लोअर लोब का सुपीरियर सेगमेंट था, और सिंपल वाले के लिए हमारे पास नोड्यूल से 1 से 5 मिलीमीटर के और एम्फाइसीमा अराउंड वो था एल्वोलाइज। तो हमारे पास क्या है ट्रीटमेंट जो है बड़ा नॉन रिवर्सिबल, देयर इज़ नो क्योर फॉर इट, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें सेसेशन ऑफ एक्सपोजर टू कोलर डस्ट की जाती है।
और इंटरवेंशन जो होती हैं वो एडिक्वेट ऑक्सीजन और वेंटिलेशन को वो करते हैं। प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज ट्रेनिंग टू मैक्सिमाइज रिमेनिंग लंग फंक्शन एंड टॉलरेंस ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है डेट इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल न्यूमोकोनियोसिस होता है, फाइब्रोटिक लंग डिजीज होता है, इनहेलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक डस्ट होता है, फ्री क्रिस्टलाइन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी इनहेलेशन की वजह से होता है सिलिकोसिस। और ये भी हमारे पास ऑक्यूपेशनल न्यूमोकोनियोसिस होती है, ये भी फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ होती है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक डस्ट जो कि फ्री फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकती है, SiO2 वो इनहेल कर लेता है पेशेंट। फिर हमारे पास इसकी वजह क्या बनती है, रिपीटेड इनहेलेशन ऑफ फ्री और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इसकी वजह बनती है जो कि बहुत कॉमन और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट है। और ये क्वार्ट्ज में, फ्लिंट में, क्रिस्टोबेलाइट में और ट्राइडामाइट, ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। इंडस्ट्रीज जहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक्सपोजर होता है जैसे इंक्लूड माइनिंग, टनलिंग थ्रू द रॉक, क्वायरिंग करना, ग्राइंडिंग करना, पॉलिशिंग रॉक करना, सैंड ब्लास्टिंग करना, शिप बिल्डिंग करना और फाउंड्री वर्क, कुछ भी इस तरह से हो तो उधर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमन होता है। तो शिप वाला एरिया जो है सारा वहाँ पे क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, इनहेल्ड सिलिका कॉजेज मैक्रोफेजेस टू एंटर द एरिया टू इंजेस्ट द पार्टिकल्स। नेक्स्ट मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द सिलिका। ये जो प्रोसेस होता है ये रिलीज करता है लाइजोसोमल एंजाइम्स, फिर इंड्यूस करता है प्रोग्रेसिव फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन जो इवेंचुअली बन जाता है फाइब्रोटिक। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सिलिका से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। ये सिलिका आया, इसने हमारे लड़ने वाले जो सेल्स हैं मैक्रोफेजेस उनको कर दिया जनाब ख़त्म, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे क्या किया, लाइजोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ कर दिए। ये लाइजोसोमल एंजाइम्स इसने रिलीज़ कर दिए और ये जाके इंड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन प्रोडक्शन को, बुला के लाते हैं कि जनाब कोलेजन यहाँ पे बने। और इवेंचुअली क्या होता है, वो जो एरिया होता है वो थिक हो जाता है, कोलेजन डिपॉजिट होने की वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, फाइब्रोटिक हो जाता है। इस तरह उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसे कहते हैं। अब ये जो नोड्यूल्स बने हैं, ये जो थिक एरिया बने हैं इसे सिलिकोटिक नोड्यूल्स कहते हैं। और जो सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन जो होता है नॉर्मली अफेक्ट करता है अपर लोब्स ऑफ द लंग मोर देन द लोअर लोब्स। तो ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास लंग के जो लोब्स हैं, तो हमारा जो अपर लोब है ना वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट होता है बजाय के हमारे पास लोअर लोब से। तो अपर लोब ज़्यादा इफेक्ट होता है सिलिकोसिस से। चेस्ट रेडियोग्राफ में तो वही स्मॉल राउंडेड जो ओपेसिटीज़ जो बनी है ना सिलिकोटिक नोड्यूल्स, वो हमें मिलेंगे नोड्यूल्स जो कि इनलार्ज होती रहती हैं, बड़ी होती रहती हैं और अपर लंग फील्ड्स में हमें मिलती हैं। हाइलर लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो भी इनलार्ज और कैल्सिफाइड हो जाते हैं। साफ ज़ाहिर ब्रेथ साउंड जो होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं ख़ासतौर पर अपर लोब के अंदर। तो ये जो अपर लोब वाला एरिया ना ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और हमारे जो ये लिम्फ नोड जो यहाँ पे होते हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं। ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय ये कि सिलिका से जान छुड़वाई जाए, सपोर्टिव थेरेपी की जाती है ताकि उसके सिम्टम्स को काउंटर किया जाए, यानी कि उसको अच्छी ऑक्सीजन दो, उससे अच्छी वेंटिलेशन दो, उससे अच्छी न्यूट्रिशन दो। फिर चौथे नंबर पे जो डिजीज़ आ रही है दैट इज एस्बेस्टोसिस। तो पहले हमारा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस था, फिर हमारे पास कोलबर्गर, फिर हमारा सिलिकोसिस था। अब हम लोग कर रहे हैं एस्बेस्टोसिस चौथे नंबर पे। ठीक है, अब हम एस्बेस्टोसिस करें। एस्बेस्टोसिस में हमारे पास क्या है कि ये डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोटिक डिजीज़ है। बाकियों की तरह ये भी फाइब्रोटिक है और ये डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल है। इसे एस्बेस्टोस के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एस्बेस्टोस एक्सपोजर जो होता है वो प्राइमरी कैंसर बनता है लेरिंग्स का, फेरिंग्स का, इसोफेगस का, स्टमक का, कोलोन का। तो ये जनाब बड़ा वर्स हो गया, ये तो कैंसर तक की धमकी पे पहुंच गया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और कोलोन की। इसकी जो हमारे पास एटियोलॉजी बनती है एस्बेस्टोसिस के, एस्बेस्टोस माइलर वर्कर्स, मिलर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, शिप बिल्डर्स, इंसुलेशन वर्कर्स, पाइप फिल्टर्स, स्टीम फिटर्स, शीट मेटल वर्कर्स, वेल्डर्स हो गए, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन बिल्डिंग रेनोवेशन और डिमोलिशन में, ऑटो मैकेनिक का जो काम करते हैं जैसे ब्रेक लाइनिंग्स वगैरह। तो अब ये कौन से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, माइन, एस्बेस्टोस की माइन में काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले, शिप्स को बनाने वाले। अब शिप्स को बनाने वाले पे सिलिकोसिस भी था और एस्बेस्टोसिस भी आ गया। इंसुलेशन जो करते हैं वो हो गए, पाइप फिटर्स हो गए, स्टीम फिटर्स हो गए, मेटल शीट्स के साथ जो काम करते हैं वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं और वो जो बिल्डिंग को रेनोवेशन और या गिराते हैं, या ऑटो मैकेनिक्स होते हैं गाड़ियों वगैरह को, और ब्रेक लाइनिंग्स में जो काम करते हैं, तो ये सब एस्बेस्टोस का शिकार हो जाते हैं। एस्बेस्टोस जो फाइबर है ये एल्वोलाइटिस कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई की जो इन्फ्लेमेशन है उसको कहते हैं एल्वोलाइटिस कॉज करेगा एस्बेस्टोस। बाकी एरिया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स को भी नहीं छोड़ता, वहाँ पे प्रोग्रेस करता हुआ फिर ये ब्रोंकियल फाइब्रोसिस कराना शुरू कर देता है, वहाँ पे केमिकल मेडिएटर्स रिलीज कराता है, प्लेक्स बनते हैं, लोकलाइज फाइब्रोटिक थिकनिंग ऑफ पेराइटल प्लूरा हो जाती है जो कि पोस्टीरियर, लेटरली और प्लूरल सर्फेस ऑफ डायफ्राम पे देखने को मिलती है। जो प्लूरल इफ्यूजन है वो हमारे पास एस्बेस्टोसिस के साथ प्लूरल इफ्यूजन भी हो
होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेस्ट रेडियोग्राफ। चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर हम देखते हैं इरेगुलरिटीज़ और लीनियर ओपेसिटीज़ जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाती हैं, खासतौर पर लोअर जोन्स में, ठीक है। लंग फील्ड्स की किस में, लोअर जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती हैं। लॉस ऑफ डिस्टिंक्ट हार्ट एंड डायफ्राम बॉर्डर्स जो होते हैं वो शैगी अपीयरेंस हो जाती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायफ्रामेटिक एंड पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो एस्बेस्टोसिस के अंदर एक तो हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिली है और हमें शैगी अपीयरेंस देखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें जो लोअर लॉब्स होते हैं ना वो मेनली इफेक्ट होते हैं और इसमें सारा हार्ट और लंग्स की ब्रोंक्यूल्स की शैगी अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है और कैल्सिफिकेशन हो जाती है डायफ्राम और पेरिकार्डियल के, दिल के अराउंड जो लेयर्स होती हैं और जो हमारा डायफ्राम पड़ा हुआ है इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। हार्ट और डायफ्राम जो पड़ा हुआ है उसकी कोई खासी शेप भी बड़ी शैगी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ब्रोंकिक्टेसिस, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, कैंसर की तरफ लेके चला जाता है और बाकी एरियाज लेरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, कोलन, इनका भी इसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है एस्बेस्टोस का, बस डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन हो रही है थ्रू एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टोस वो सीज हो जाती है अगर आप उसको रोक दो। सपोर्टिव सपोर्ट दो जिसके अंदर सिजेशन और स्मोकिंग, गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मैक्सिमाइज करो लंग के फंक्शन को, बस वही जो आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो वही। नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारे पास आता है डैट इज ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, जिसमें हम कहते हैं ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी की वजह से, ज़्यादा ऑक्सीजन देने की वजह से जो हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया होता है डैट इज BPD। ये क्रॉनिक पल्मोनरी सिंड्रोम है, नियोनेट्स के अंदर बिल्कुल छोटे काकू बच्चों में होता है और ये अकर होता है सर्वाइवर्स ऑफ RDS के पेशेंट जिनको वेंटिलेशन दी जाती है और अगर उन्हें हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दी जाए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो उनको ये हो जाता है। नेक्स्ट अदर नेम्स जो इसके लिए आते हैं डेट इज पल्मोनरी फाइब्रोप्लेसिया एंड वेंटिलेटर लंग को कहते हैं। एटियोलॉजी हमारे पास जो BPD की होती है इनवेरिएबली डेवलप करती है नियोनेट्स के अंदर जो रिसीव करते हैं ऑक्सीजन एज FiO2 ऑफ 60% हायर फॉर 123 आवर्स और मोर। फिर हमारे पास होता है ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस, ये हमारे पास फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ है जो अफेक्ट करते हैं स्मॉलर एयरवेज को और प्रोड्यूस करते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसफंक्शन। और पेडियाट्रिक ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस होती है अंडर एज ऑफ 2 years होते हैं, कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिंक्शल वायरस को, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस को और एडिनो वायरस, इनको ये अफेक्ट करते हैं। अडल्ट के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस में भी कॉज बाय टॉक्सिक फ्यूम इनहेलेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, वायरल बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन एजेंट्स और माइकोप्लाज्म निमोनी, इन सबसे होते हैं और ये एसोसिएटेड होता है कनेक्टेड टिश्यू डिजीजेस सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनसे होते हैं रिलेटेड टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शंस, अलाइड विद अदर डिजीजेस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फिर हमारे पास नेक्रोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है जो वो अफेक्ट करता है ब्रोंकियोल्स को। इसमें नेक्रोसिस होती है, अलाउ करती है फ्लूइड एंड डैब्रिस के वो एंटर कर जाए ब्रोंकियोल्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर, कॉजिंग एल्वुलर पल्मोनरी एडिमा एंड पार्शियल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल एयरवेज। नेक्स्ट विद कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैप्ड एयर इज अब्जॉर्ब्ड एंड एल्वुलाई कोलैप्स करता है, चेंज करता है, टेलेक्टेसिस होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इसका बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है कि आप उनको पानी दो, हाइड्रेट करो, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दो। और चाइल्ड अनेबल टू क्लियर सेक्रेशंस, पोस्टल ड्रेनेज फंक्शनिंग अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स, ये चीज़ें उसको नहीं देती, ठीक है। रिकमेंडेड इन पीडियाट्रिक ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। तो हमने कहा ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस क्या होता है, बेसिकली ये एक फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ होती है जिसके अंदर स्मॉलर एयरवेज अफेक्ट होते हैं और रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों ही इसके अंदर लंग डिस्फंक्शन होता है। तो पेडियाट्रिक ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ये 2 साल के बच्चों को होता है। ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है। कौन सा वायरस है, सिंक्शुअल, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस, ये होते हैं। बड़ों के अंदर क्या होता है कि ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस जो है वो कोई टॉक्सिक फ्यूम इनहेलेशन जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इसको इनहेल करने की वजह से या कोई वायरल बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन खासतौर पर माइकोप्लाज्म निमोनी की वजह से अब वो ये हो जाता है। माइकोप्लाज्म निमोनी ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स है अडल्ट के लिए। ब्रोंकोप्लाज्मा ऑब्लिटरेंस हो जाता है माइकोप्लाज्म निमोनी की वजह से और ये हमने कहा ये एसोसिएटेड होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनके साथ भी ये ब्रोंकोलाइटिस ऑब्लिटरेंस हो सकता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो करवाता है और बाहर से मतलब उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो आ गया ना, जो चीज़ें उसने ट्रांसप्लांट कराई हैं, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उनके साथ भी लिंक्ड हो सकता है। इसमें आपके रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की नेक्रोसिस यानी कि डेथ होना स्टार्ट हो जाती है इन द अफेक्टेड ब्रोंकियोल। जो भी ब्रोंकियोल अफेक्टेड है वहाँ से फ्लूइड और डेब्रिस बनना शुरू हो जाते हैं और वो ब्रोंकियोल्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर हर जगह वो फैल जाता है और वहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है छोटे एयरवेज की। कि जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, अब ये जो ट्रैप्ड एयर होती है ये एब्जॉर्ब होती है एल्वुलाई के अंदर और फिर एल्वुलाई जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, खाली हो जाता है क्योंकि आ तो कुछ नहीं रहा, वो कोलैप्स हो जाएंगे और एटीलेक्टेसिस हो जाएगी। बच्चों के अंदर हाइड्रेशन और बस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन करते हो, लंग सेक्रेशंस को सफाई करते हो बच्चों को। और बच्चों में आप स्टेरॉइड नहीं दे सकते, 2 साल से कम का
बच्चा है तो उसके अंदर हम स्टेरॉइड देना, एंटीबायोटिक्स देना और ब्रोंकोडायलेटर, ये चीज़ें उसमें रिकमेंडेड होती ही नहीं है। चेस्ट रेडियोग्राफ जो होता है हमारे पास, हाइपर इन्फ्लेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन नोड्यूल्स विद ब्रोंकियल ओपेसिटीज प्रोड्यूसिंग ट्री इन बर्ड अपीयरेंस, और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज विद कंसोलिडेशन। तो ग्राउंड ग्लास इधर भी आ गया हमारे पास, ठीक है। ग्राउंड ग्लास के साथ इसने कहा है कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हमारे पास छठे नंबर बनेगा ना, अब एटेलेक्टेसिस आ गया। एटेलेक्टेसिस इनकम्प्लीट एक्सपेंशन ऑफ लंग और लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग को कहते हैं प्राइमरी एटेलेक्टेसिस, फेलियर ऑफ द लंग ड्यू टू बर्थ, एक्सपेंड ना कर सके बर्थ के टाइम पे। एटेलेक्टेसिस ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, स्कार और पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव और एटेलेक्टेसिस कंप्रेशन हो सकता है। इसकी अपनी रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स हैं और फिर इसका हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है और फिर निमोनिया आ जाता है। तो हमारे पास जो एटेलेक्टेसिस की डेफिनेशन होगी जनाब, एक्सपेंड ना कर सना बर्थ के टाइम पे। जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है ये एक्स्ट्रा ब्रोंकियल कंप्रेशन की वजह से, ट्यूमर्स या इन लार्ज लिम्फ नोड्स की वजह से एक्सपेंड नहीं हो रहा, कोई डिजीज़, ब्रोंकियल ट्यूमर, इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर हो गया, ये कोई फॉरेन बॉडी या म्यूकस प्लग हो गया। स्कार वगैरह जो है एब्सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और कॉम्प्लिकेशन ऑफ लोबार सेगमेंटल निमोनिया की वजह से है। और इसका जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो इनएबिलिटी है, यानी पेन और मेंटल कन्फ्यूजन है, कफ और ब्रेथ वगैरह का साउंड, और एटेलेक्टेसिस प्रिवेंट करता है गुड पल्मोनरी हाइजीन वगैरह, ये चीज़ हो गई। और ये रिजल्ट करता है एक्सपेंडिंग वॉल्यूम एल्वोलाई प्लूरल स्पेस के अंदर, इंटेस्टाइनल स्पेस के अंदर प्रिवेंट करती है कंप्लीट एक्सपेंशन को। इन सब केसेस में एल्वोलाई जो है वो लूज कर देता है सरफेक्टेंट, रिड्यूस एल्वोलर सरफेस टेंशन हो जाती है और एल्वोलाई अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाता है। रेडियोग्राफी हमें पता चलता है एलिवेशन ऑफ हेमी डायफ्राम, जब कंप्रेशन हो गया ऊपर खाली स्पेस हो गई है, हेमी डायफ्राम वो जो है ऊपर की तरफ अफेक्टेड साइड पे ऊपर की तरफ हो जाता है, शिफ्ट ऑफ मीडियास्टम टुवर्ड द अफेक्टेड साइड हो जाता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ द रिब इंटरस्पेसेस, रिब्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो कम हो जाती है। अब लंग यहाँ से ये ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा स्पेसेस जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं रिब्स के दरमियान। ट्रीटमेंट क्या है? डीप ब्रीथिंग एंड सेंट्रोस्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेज जैसे कफिंग वगैरह और ब्रोंकोस्कोपी परफॉर्म की जाती है ताकि सक्शंस वगैरह करके सिक्रेशंस को रिमूव किया जाए। एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करना हमारा गोल होता है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में वो जो अनकॉन्शियस होते हैं उस पर हमने खुद रिमूव करना है। पुअर एयर क्लियरेंस होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन प्रिवेंटिंग, जिस वजह से पेन की वजह से वो खांसी भी नहीं कर पा रहे, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होती है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।